हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन से एक्स्ट्रा से फीचर्स ऐड किए गए हैं जिसके कारण ये और भी ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। इससे पहले कई अनदर लैंग्वेज यूज की जाती थी जैसे कि सी, तो सी को इनहांस करके हमने क्या किया, C++ में कन्वर्ट कर दिया और C++ में ही हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि C++ क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इसका प्रोसेस क्या है और इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स ऐड किए गए हैं जिसके कारण ये और भी ज्यादा सिक्योर और एक अच्छी लैंग्वेज मानी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली होता क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पहले हम यूज करते थे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इससे पहले की जो भी लैंग्वेज होती थी वो प्रोसीजर पर डिपेंडेंट होती थी, उनका एक कोई प्रोसीजर होता था और उसी प्रोसीजर पे वो वर्क करती थी, जैसे कि सी लैंग्वेज। उन लैंग्वेज के कुछ एक डिसएडवांटेज थे जिसके कारण हमने क्या किया कि प्रोसीजर ओरिएंटेड को यूज ना करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करने लगे, जो कि किस पे बेस्ड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर बेस्ड है। इसके अंदर सबसे ज्यादा हम C++ लैंग्वेज का यूज करते हैं क्योंकि जो C++ लैंग्वेज है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक अप्रोच है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, भी किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज या डेवलप किया जाता है। बट इसके अंदर क्या होता है कि जो पहले की जो कन्वेंशनल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जैसे की हो गई, तो उसके अंदर जो भी कमियां थी, जो उसके डिसएडवांटेज थे, उनको एलिमिनेट करके और हमने क्या किया कि कुछ एक बेस्ट स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग फीचर्स की कुछ एक प्रोग्रामिंग फीचर्स थे जो कि क्या करते हैं, C++ को या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से डिफरेंट बनाती है। और इसके अंदर क्या किया कि कुछ एक पावरफुल फीचर्स भी ऐड कर दिए, न्यू कॉन्सेप्ट ऐड कर दिए, जिसके कारण ये एक अच्छी लैंग्वेज मानी जाती है। तो इसके अंदर जो भी वर्किंग होती है वो किस पे बेस्ड होती है, बेसिकली ऑब्जेक्ट पर बेस्ड होती है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। इट इज ए न्यू वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड डेवलपिंग प्रोग्राम। की जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो ये क्या एक हमारा एक न्यू वे है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज या डेवलप करते हैं। इसका किसी अदर लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम C++ के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं तो वो C पे भी कोई ना कोई इफेक्ट डालेगा, नहीं। इसका अनदर लैंग्वेज से कोई भी लेना देना नहीं है। हाउएवर नॉट ऑल लैंग्वेज आर सुटेबल टू इम्प्लीमेंट टू ऊप कॉन्सेप्ट इजीली। ऊप का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ एक लैंग्वेज के अंदर सपोर्ट किया जाता है, जैसे कि C++ के अंदर C++ के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि ऑल लैंग्वेज के अंदर हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। जो पहले की लैंग्वेज थी जैसे कि सी हो गया, तो सी हमारी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो इससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के कारण ही जो हमारी C++ लैंग्वेज है वो और भी ज्यादा सिक्योर और भी ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। तो आइए अब हम जानते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइग्राम के बारे में। पैराडाइग्राम को हम मॉडल भी कह सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल है वो किस टाइप का होता है, या हम पैराडाइग्राम एग्जांपल भी उसे कहते हैं। एग्जांपल, पैटर्न, मॉडल, डिफरेंट डिफरेंट नेम से इसे जाना जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइग्राम क्या होता है। तो इसके अंदर हमने क्या किया है कि कुछ एक मेजर मोटिवेटिंग फैक्टर्स इन्वेंट किए। जो हमारी पहले की लैंग्वेज थी उनके अंदर कुछ एक कमियां थी जिनको रिमूव करके हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर उन्हें कन्वर्ट कर दिया। उससे पहले हम यूज कर रहे थे प्रोसीजरल अप्रोच, तो प्रोसीजरल अप्रोच के अंदर कुछ एक कमियां होने के कारण ही हमने उसको क्या किया, एलिमिनेट कर दिया, इसको रिमूव कर दिया और उसकी जगह हमने क्या किया, इन्वेंट कर दिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। तो इसके कुछ एक फीचर्स हैं, इसी के कारण इसको मोस्टली यूज किया जाता है। तो सम ऑफ द डिस्टिंक्टिंग फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो इसकी जो बेसिकली जो फीचर्स है वो फॉलोइंग टाइप से है। जैसे कि फर्स्ट हम बात करते हैं कि एम्फेसिस इज ऑन डेटा रेदर देन प्रोसीजर। कि जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइग्राम है या फिर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है वो क्या करती है कि डेटा पे, मतलब कि डेटा पे ज्यादा जोर देती है ना कि प्रोसीजर पे। पहले की जो लैंग्वेज होती थी वो प्रोसीजर पे डिपेंडेंट होती थी कि उसका प्रोसीजर किस टाइप से, वो प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही काम करती थी। बट जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो किस पे ज्यादा फोकस करती है, डेटा पे ज्यादा फोकस करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रोग्राम आर डिवाइडेड इनटू व्हाट आर नोन एज ऑब्जेक्ट। कि इसमें भी हम प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं, जैसे कि जो प्रोसीजर लैंग्वेज थी उसमें भी प्रोग्राम को डिवाइड किया जाता था, बट उसमें प्रोग्राम को हम फंक्शन के अंदर डिवाइड करते थे। बट जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसके अंदर भी हम प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं, बट इसके अंदर हम प्रोग्राम को डिवाइड करने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स की हेल्प लेते हैं। और ऑब्जेक्ट्स के अंदर ही हम
हमें प्रोग्राम को डिवाइड करना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर आर डिजाइन सच दैट दे कैरेक्टराइज द ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या है कि जो इसका डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन किया हो ना, वो इस टाइप से है कि ये हर एक ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है, कि हम पता कर सकते हैं कि हाँ ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर यूज किया जा रहा है का ये वर्क है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइग्राम है, इसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमारे फंक्शन होते हैं जो किसी न किसी डेटा पे वर्क करते हैं, तो वो एक साथ क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं, एक साथ एक दूसरे के साथ क्या होता है, अटैच होते हैं, बंधे हुए होते हैं। डेटा इज हिडन, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डेटा को हाइड कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है वो क्या, मोर सिक्योर है। तो डेटा इज हिडन एंड कैन नॉट बी बाय एक्सटर्नल फंक्शन, कि जो हमारा डेटा होता है उसे हम हाइड कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सटर्नल फंक्शंस होते हैं या कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन है तो उससे हमारा डेटा क्या रह सकता है, प्रोटेक्ट रह सकता है। हमारे डेटा को और भी ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड हम कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो फंक्शंस की हेल्प से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, और जो भी न्यू डेटा और न्यू फंक्शंस होते हैं उन्हें इजीली ऐड किया जा सकता है। जब भी हमें जरूरत होगी कि हमें इसके अंदर कुछ एक नया ऐड करना है, तो हम किसी भी फंक्शंस को या कोई भी डेटा को हम इजीली ऐड कर सकते हैं। और जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो पैराडाइग्राम है, वो किसे फॉलो करता है, बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है, कि इसके अंदर जो हमारा प्रोग्राम जो डिजाइन किया जाता है तो उसकी जो वर्किंग होती है वो कैसी होती है, बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करती है। जो भी उसके अंदर वर्किंग होगी वो बॉटम से लेके अप तक चलेगी, यानी कि इसकी स्टार्टिंग कहां से होगी, बॉटम से उसकी स्टार्टिंग होगी और अप में उसकी एंडिंग होगी। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइग्राम का इंट्रोडक्शन, की हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइग्राम की हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइग्राम क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से मोस्टली फीचर्स यूज किए गए हैं। इन डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं कि जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है उसके अंदर डेटा और फंक्शन का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किस टाइप से होता है। जैसे कि जो ये जो ब्लॉक है, ये जो आउटर ब्लॉक है, ये एक क्लास होती है और इस क्लास के अंदर कुछ एक डेटा मेंबर्स होते हैं और कुछ एक मेंबर फंक्शंस होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। एक फंक्शन किसी अनदर फंक्शन के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है, तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन का डिफरेंट डिफरेंट डेटा होता है। तो उनके अंदर या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा और फंक्शन इस टाइप से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। बेसिक कॉन्सेप्ट्स का मतलब है कि जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है तो वो बेसिकली किन किन चीजों पर डिपेंडेंट करती है, उसके अंदर मेनली किन किन टर्म्स का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कॉन्सेप्ट यूज्ड एक्सटेंसिवली इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें कुछ एक टर्म्स को जानना जरूरी है, कुछ एक कॉन्सेप्ट्स को समझना भी जरूरी है। तो इसके अंदर कुछ फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर फीचर्स है। इन्हीं की वजह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो मोर सिक्योर और पावरफुल बनती है। तो आइए अब हम इनके बारे में डिटेल से जानते हैं कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इन सब के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट्स है वो क्या होता है। जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके नाम से पता लगता है कि ये पूरी पे बेस्ड है, ऑब्जेक्ट्स पे बेस्ड है, कि इसके अंदर जो भी प्रोग्राम्स बनते हैं तो उस प्रोग्राम्स के अंदर मेनली ऑब्जेक्ट्स का यूज हमेशा किया जाता है। ऑब्जेक्ट बेसिकली होता क्या है कि ऑब्जेक्ट आर द बेसिक रन टाइम एंटिटी, कि जो हमारा ऑब्जेक्ट्स होता है वो एक रन टाइम एंटिटी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम के अंदर जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक रन टाइम एंटिटीज होती है, जो कि क्या करती है, किसी भी एक पर्सन, एक प्लेस, एक बैंक अकाउंट, एक टेबल के अंदर जो भी डेटा है या फिर कोई भी आइटम जो कि एक प्रोग्राम के द्वारा हैंडल की जाती है, तो उन सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं। और समटाइम्स हम इन्हीं ऑब्जेक्ट्स का यूज कुछ एक यूजर डिफाइंड डेटा जैसे कि वेक्टर्स, टाइम, लिस्ट, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं। एक प्रोग्राम्स के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है तो उन प्रॉब्लम्स को ऑब्जेक्ट की टर्म्स में एनालाइज किया जाता है और ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही प्रोग्रामिंग के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है उसको डिफाइन करते हैं। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट्स होता है वो बेसिकली एक प्रोग्राम के अंदर जो भी रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है या फिर जिसे हम कह सकते हैं कि रन टाइम एंटिटीज होती है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं। और एक प्रोग्राम के अंदर जब हम किसी ऑब्जेक्ट्स को चूज करते हैं तो हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेते हैं जो कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के क्लोज
ऑल्सो। इसका मतलब ये है कि हम अगर ऑब्जेक्ट का कोई भी नेम लेते हैं तो उसका नेम है वो रियल वर्ड के सेम होना चाहिए, यानी कि रियल वर्ड से मैच करता हो, उसका एक कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए, जिससे कि हमें पता लग सके कि ये ऑब्जेक्ट हम इस काम के लिए यूज ले रहे हैं। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है कि मेमोरी के अंदर वो कुछ न कुछ स्पेस को कवर करता है और उसका एक एड्रेस होता है। जैसे कि जो पास्कल लैंग्वेज होती है उसके अंदर जो रिकॉर्ड होता है वो एज ए ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, और जो हमारी सी लैंग्वेज होती है, सी लैंग्वेज के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसे भी हम कह सकते हैं कि वो एज ए ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, मेमोरी के अंदर कुछ स्पेस यूज कर रहा है, कवर कर रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासेस की। जैसा कि हमने पहले डिफाइन किया था कि जो हमारा ऑब्जेक्ट्स होता है वो कोई डेटा कंटेन करके रखता है, कुछ एक कोड को भी कंटेन करके रखता है, जो कि क्या करता है, डेटा को मैनिपुलेट करने का काम करता है। द इंटायर सेट ऑफ डेटा, कोड ऑफ डेटा, किसी भी डेटा का जो इंटायर डेटा कोड है और किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कोड है वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की हेल्प से मैड किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। और वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कौन सा है, क्लास। तो बेसिकली क्लास है वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसमें ऑब्जेक्ट्स है वो एज ए वेरिएबल कंसीडर किया जाता है, जिसका डेटा टाइप क्या होता है, क्लास होता है। तो ऑब्जेक्ट आर वेरिएबल ऑफ द टाइप क्लास, कि जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लास डेटा टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। जब हम किसी एक क्लास को डिफाइन कर देते हैं तो उसके अंदर एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जा सकते हैं जो कि उसी क्लास से बिलोंग करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब हम एक क्लास को क्रिएट कर देते हैं तो उसी क्लास से हम एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ए क्लास इज द ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर टाइप, की जो क्लास है वो सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन होती है। इसे हम एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे कि फ्रूट एंड मैंगो। तो इसमें जो ये फ्रूट है, ये फ्रूट हमारा एज ए क्लास कंसीडर किया जाता है। हम इसे क्या कहते हैं कि ये हमारी क्या है, एक क्लास है। और जो हमारा मैंगो है, मैंगो क्या है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो मैंगो जो ऑब्जेक्ट है वो किससे बिलोंग करता है, फ्रूट क्लास से बिलोंग करता है। तो इसी टाइप से और भी फ्रूट्स हो सकते हैं, बनाना, एप्पल, तो वो भी क्या होंगे, हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि सेम क्लास कौन सी है, फ्रूट, तो इसी क्लास से वो बिलोंग करेंगे। तो ये थी हमारी क्लास की डेफिनेशन की क्लास क्या होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनकैप्सुलेशन की। द रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन इनटू ए सिंगल यूनिट इज नोन एज एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो एक प्रोग्रामिंग के अंदर जब क्लास क्रिएट की जाती है तो उस क्लास के अंदर कुछ एक डेटा होता है और कुछ एक मेंबर फंक्शंस होते हैं। तो उन डेटा को और उन फंक्शंस को हम क्या करते हैं, एक सिंगल यूनिट के अंदर, सिंगल यूनिट कौन सी होती है, जिसे हम क्लास कहते हैं, तो उस क्लास के अंदर उस डेटा को और उन फंक्शंस को हम क्या कर देते हैं, रैप कर देते हैं या उनको एक साथ बाइंड कर देते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनकैप्सुलेशन कहते हैं। डेटा एनकैप्सुलेशन इज द मोस्ट स्टिकिंग फीचर्स ऑफ ए क्लास, कि जो हमारा डेटा एनकैप्सुलेशन है वो एक क्लास का मोस्ट स्टिकिंग फीचर्स है, मोस्ट पावरफुल फीचर है, क्योंकि एनकैप्सुलेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमारे डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, जिससे कि एक क्लास को दूसरी क्लास से डिफरेंट बनाया जाता है, जिससे कि एक क्लास है वो दूसरी क्लास की डेटा को एक्सेस नहीं कर सकती है विदाउट परमिशन के। द डेटा इज नॉट एक्सेसिबल टू द आउटसाइड वर्ल्ड, कि जब हम एनकैप्सुलेशन का यूज करते हैं तो एनकैप्सुलेशन के थ्रू जो भी हमारा डेटा होता है वो आउटसाइड वर्ल्ड के द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता। एंड ओनली दोज फंक्शन विच आर रैप्ड इन द क्लास कैन एक्सेस इट। जो क्लास के अंदर की जो हमारी एक पूरी क्लास होती है, उस क्लास के अंदर जो भी फंक्शंस हैं तो वही फंक्शन उस क्लास के अंदर यूज किए जा सकते हैं, उन फंक्शन को आउटर वर्ल्ड के अंदर यूज नहीं किया जा सकता। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनकैप्सुलेशन कहते हैं। दीज फंक्शन प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, डेटा, द प्रोग्राम। और यही जो फंक्शंस होते हैं ये इंटरफेस प्रोवाइड कराते हैं एक प्रोग्राम के अंदर ऑब्जेक्ट्स के बीच में। और यही जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि डेटा के डायरेक्ट एक्सेस पे हम रोक लगा देते हैं, कि कोई भी जो प्रोग्रामर होता है वो एक प्रोग्राम के अंदर किसी भी डेटा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, डेटा हाइडिंग और इंफॉर्मेशन हाइडिंग कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, डेटा को या इंफॉर्मेशन को एक सिंगल यूनिट के अंदर हाइड कर देते हैं, जिससे कि वो इंसुलेट हो जाता है। इंसुलेट किससे होता है, आउटर वर्ल्ड से, जिससे कि कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन या फिर कोई आउटर वर्ल्ड होता है वो उसको एक्सेस नहीं कर पाता विदाउट परमिशन के। तो जो ये हमारा एनकैप्सुलेशन है ये सिक्योरिटी के पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ये सिक्योरिटी को और भी ज्यादा इंप्रूव करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन की। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जब हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो उस प्रोग्राम के अंदर ओनली मेन थिंग्स को ही शो करते हैं। इट मीन्स कि एब्स्ट्रैक्शन रेफर टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर विदाउट
इंक्लूड द बैकग्राउंड डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन, कि इसमें हम क्या करेंगे कि जो इसेंशियल फीचर्स होते हैं, जो मेन फीचर्स होते हैं, उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं विदाउट इंक्लूड द बैकग्राउंड डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन, कि हम किसी चीज की पूरी इंफॉर्मेशन, बैकग्राउंड डिटेल्स, एक्सप्लेनेशन ना देकर हम जो मेन फीचर्स होते हैं उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डेटा एब्स्ट्रैक्शंस कहते हैं। जो हमारी क्लासेस होती है वो एब्स्ट्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट को यूज करती है और एब्स्ट्रैक्ट एट्रीब्यूट्स की लिस्ट को डिफाइन करती है, जैसे कि साइज, वेट, फंक्शन। तो इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? एक क्लास के अंदर कुछ एक टर्म्स का यूज किया जाता है, जैसे कि डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शन, etc का यूज करते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। तो एक क्लास के अंदर कुछ एक मेंबर फंक्शंस होते हैं और कुछ एक डेटा मेंबर्स होते हैं जो कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन के रूल को फॉलो करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो इसेंशियल जो फीचर्स होते हैं उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं विदाउट इंक्लूड द बैकग्राउंड डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस C++ के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल फीचर माना जाता है, क्योंकि इनहेरिटेंस की हेल्प से हम रीयूजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। C++ स्ट्रांगली सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी, कि जो हमारी C++ लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो रीयूजेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट होती है उसे सपोर्ट करती है। और किसकी हेल्प से करती है? इनहेरिटेंस की हेल्प से। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास। इनहेरिटेंस की हेल्प से हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास पहले से एक क्लास बनी हुई है, अगर हम चाहते हैं कि उस क्लास के फीचर्स को इंक्रीज किया जाए, इनहांस किया जाए, तो हम क्या करते हैं कि उस क्लास के अंदर चेंजेस ना करके हम एक और अनदर क्लास क्रिएट करते हैं और हम पहले से जो बनी हुई क्लास है उसी क्लास के फीचर्स को नई क्लास के अंदर भी यूज करते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। इट सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ हियरार्किकल क्लासिफिकेशन, कि ये क्या करता है? हियरार्किकल जो क्लासिफिकेशन होता है उसके कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी ओल्ड क्लास बनी हुई थी, पहले जो क्लास बनी हुई थी, उसके फीचर्स को इनहांस करने के लिए हम क्या करते हैं? एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं और इस न्यू क्लास के अंदर जो पहले से बनी हुई क्लास है उसी क्लास के फीचर्स को भी ऐड कर दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो हमने न्यू क्लास क्रिएट की है वो ओल्ड क्लास के फीचर्स को भी यूज करेगी। तो हम ओल्ड क्लास के अंदर कोई भी चेंजेस ना करके न्यू क्लास के अंदर कुछ एक फीचर्स ऐड कर देते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं, कि जो हमारी क्लास है, न्यू क्लास है, वो ओल्ड क्लास की प्रॉपर्टी को, ओल्ड क्लास के फीचर्स को इनहेरिट कर रही है। दिस इज बेसिकली डन बाय क्रिएटिंग न्यू क्लास। तो जो हम रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है तो उसे हम कैसे पूरा करते हैं? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं जो कि क्या करती है? जो पहले से क्लास बनी हुई है उसकी प्रॉपर्टी को रीयूज करेगी। और इसी मैकेनिज्म को, जिसमें कि एक पुरानी क्लास यानी कि ओल्ड क्लास के थ्रू एक न्यू डिराइव्ड क्लास को क्रिएट किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। और इसमें जो हमारी न्यू क्लास होती है उसे हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्लास कहते हैं। और जो हमारी ओल्ड क्लास होती है उसे हम क्या कहते हैं? बेस क्लास कहते हैं। जो हमारी ओल्ड क्लास है उसे हम बेस क्लास कहेंगे और जो हमारी न्यू क्लास है उसे हम डिराइव्ड क्लास कहेंगे, क्योंकि ये ओल्ड क्लास से डिराइव्ड हुई है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारी ओल्ड क्लास होती है वो एज ए पेरेंट क्लास काम करती है और जो हमारी न्यू क्लास है वो एज ए चाइल्ड क्लास काम करती है। तो ये था हमारा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। इनहेरिटेंस के कुछ एक टाइप्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हियरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इनके बारे में हम डिटेल से भी जानेंगे, बट इस वीडियो लेक्चर में हम थोड़ा बहुत इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम बात करें अगर सिंगल इनहेरिटेंस की, तो सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है कि हमारी एक ही बेस क्लास होती है और एक ही हमारी डिराइव्ड क्लास होती है। इसके अंदर एक क्लास या एक डिराइव्ड क्लास किसी एक ही बेस क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करती है, तो इसे हम कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर एक क्लास किन्हीं दो अनदर बेस क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करती है। जैसे कि ये जो हमारी दो बेस क्लास है, इन दोनों की प्रॉपर्टी को किसी एक क्लास के द्वारा एक्सेस किया जाता है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें हियरार्किकल इनहेरिटेंस की, हियरार्किकल इनहेरिटेंस में एक क्लास को दो डिराइव्ड क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जाता है। इसमें ये दोनों क्लासेस इस एक क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी, तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं हियरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें बेस क्लास ओनली एक है और डिराइव्ड क्लास है वो दो है। ये जस्ट अपोजिट है मल्टीपल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो हमारी डिराइव्ड क्लास होती है वो किसी अनदर क्लास के लिए एज ए पेरेंट क्लास वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कि हमारे पास तीन क्लासेस है, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। तो इस
कॉन्सेप्ट के अंदर क्लास A है वो क्लास B के लिए एज ए बेस क्लास वर्क कर रही है, जो क्लास B है वो क्लास A के लिए एज ए ड्राइव क्लास वर्क कर रही है, और जो क्लास B है वो क्लास C के लिए एज ए बेस क्लास वर्क कर रही है, बट क्लास A के लिए एज ए ड्राइव क्लास वर्क कर रही है। तो जो ये मीडियम वाली जो क्लास होती है वो दोनों का काम करती है, वो एज ए बेस क्लास भी वर्क करती है और एज ए ड्राइव क्लास भी वर्क करती है। कैसे? क्योंकि वो क्लास A के लिए तो एक ड्राइव क्लास है, बट जो क्लास C है उसके लिए एक बेस क्लास का काम कर रही है, तो इसे हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट और लास्ट हम बात करें हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो हाइब्रिड के नेम से ही हम पता कर सकते हैं कि हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि कॉम्बिनेशंस ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, की इसके अंदर हम एक से ज्यादा जो इनहेरिटेंस के टाइप्स होते हैं उनको अपने कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमने कोई उसके बाद नेक्स्ट फिर से 2 क्लास क्रिएट की, देन एक क्लास और क्रिएट की। अब इनके बीच में अगर हम कम्युनिकेट करवाएं, जैसे कि हमने कम्युनिकेट करवाया इन दोनों क्लासेस को, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है हिरार्किकल का। अगर हम कम्युनिकेट करवाएं इन दोनों क्लासेस को, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है मल्टीपल का। और अगर हम इन दोनों को देखें तो ये हमारा बनता है सिंगल इनहेरिटेंस, और अगर हम इन तीनों को देखें तो ये हमारा बनता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट इनहेरिटेंस को कंबाइन करके यूज करते, तो ये हमारा होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो ये थे हमारे इनहेरिटेंस के टाइप्स, जिन्हें हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। C++ का नेक्स्ट और लास्ट फीचर है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि हम एक ही थिंग्स, मतलब कि किसी चीज का नेम सेम होगा बट उनकी जो वर्किंग है वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो आइए इसकी डेफिनेशन से इसको जानते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म इज अनदर इंपॉर्टेंट ऊप कॉन्सेप्ट। कि जो पॉलीमॉर्फिज्म है वह भी क्या है? एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है ऊप का। तो इसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि पॉलीमॉर्फिज्म एक ग्रीक टर्म, पॉलीमॉर्फिज्म क्या एक ग्रीक टर्म है जिसका मतलब क्या होता है? मीन द एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म। कि कोई एक थिंग है जिसके अंदर एबिलिटी है, किसकी एबिलिटी है? कि मोर देन वन फॉर्म, कि वही एक चीज अलग अलग फॉर्म के अंदर जानी जाती है। जैसे कि एक थिंग्स की मैनी फॉर्म हो सकती है, नेम उसका सेम होगा बट उसकी जो वर्किंग होगी वो क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो एन ऑपरेशन में एग्जाइबिट डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट इंस्टेंस। कि कोई भी एक ऑपरेशन है वो उसे अगर हम परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंसेस होंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। और वो ऑपरेशंस है वो किस पे डिपेंडेंट होंगे? जो हम पैरामीटर पास करवाते हैं, जो हम आर्गुमेंट पास करवाते हैं, तो उन्हीं पे डिपेंड होगा कि हम कितने आर्गुमेंट्स यूज कर रहे हैं, क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसी पे डिपेंड करता है। तो द बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ डेटा यूज इन द ऑपरेशन। कि ऑपरेशन के अंदर जो भी डेटा यूज किया जाता है तो उसका क्या टाइप्स है, तो उसी पे डिपेंड करता है कि हमारा ऑपरेशन वो क्या परफॉर्म होगा। पॉलीमॉर्फिज्म को हम एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसा कि हमने सी में पढ़ा होगा कि जो हमारा मल्टीप्लाई का जो साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन मतलब कि जो हमारा एस्टेरिस्क का साइन होता है, तो इसको हम यूज करते हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट के लिए। फॉर एग्जांपल कि इसको मल्टीप्लाई के लिए भी यूज करते हैं, ये एज ए पॉइंटर भी वर्क करता है। तो यहाँ हम यूज करें पॉलीमॉर्फिज्म का। तो इस कॉन्सेप्ट को C++ के अंदर अलग से यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं ओवरलोडिंग। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग का यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है उसका नेम है वो सेम होगा। हमने 2 फंक्शन बनाए, 3 फंक्शन बनाए, उनका नेम सेम है, बट उनके अंदर जो आर्ग्यूमेंट होते हैं, जो हमने आर्ग्यूमेंट पास करवाने हैं, जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट देनी है, पैरामीटर पास करवाने हैं, तो उनकी जो काउंटिंग होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। और इन्हीं पे बेस्ड हमारा ऑपरेशन होगा कि एक फंक्शन के अंदर कितने आर्ग्यूमेंट पास किए जा रहे हैं, तो उसी पे हमारा ऑपरेशन वर्क करेगा। उन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंडेंट है कि एक फंक्शन के अंदर जितने आर्ग्यूमेंट्स है तो उन आर्ग्यूमेंट्स, उन पैरामीटर के अकॉर्डिंग हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। कि कोई एक थिंग है जिसका नेम सेम है बट उसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट है, यानी कि वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट वर्क करता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने जाना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडायग्राम क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स का यूज किया जाता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट, क्लासेस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, डेटा एब्स्ट्रैक्शंस, एनकैप्सुलेशन, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स के बारे में जाना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।